Hello everyone, my name is Arpit. Welcome back to my channel. In case you are new here, then please like the video, subscribe the channel and hit the bell icon so that you don't miss my upcoming videos. लास्ट वीडियो में काउंसलिंग से रिलेटेड बातें की थी। हमने डिस्कस किया था लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग रिपोर्टिंग एंड कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसीजर। सो हमने एफिडेविट्स और प्रोफार्मर्स के बारे में डिस्कस नहीं किया था। सो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एमपीडी में पर जितने भी परफॉर्मेंस रिलीज हुए हैं वन बाय वन उनको हम डिटेल में समझेंगे। अगर आप उन परफॉर्मेंस के लिए एप्लीकेबल हो देन आपको उसे कैसे यूज करना है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। तो जैसे कि मैंने बताया टोटल 10 परफॉर्मेंस होते हैं, उन सारे परफॉर्मेंस को हम वन बाय वन डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला परफॉर्मा है वो स्क्रूटनी के टाइम पे काम आता है। प्रोफार्मा 1 के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है स्टूडेंट खुद फिल करते हैं। यहाँ पर देखिए स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है। इन स्पेस में अपने सारे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है। उसके बाद यहाँ पर नीचे सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिया हुआ है। आपके लिए जो डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल होता है, आप जो वहां पर प्रेजेंट करने वाले होते हैं कॉलेज में, आपको उन डॉक्यूमेंट्स को कैरी करना होता है और यहाँ पर टिक मार्क करना होता है जिस डॉक्यूमेंट के लिए आप एप्लीकेबल होते हो। ठीक है, प्रोफार्मा 1 के बाद प्रोफार्मा 1 का पार्ट 2 देखते हैं। ये पार्ट 2 जो है ये भी स्क्रूटनी के टाइम पे काम आता है और ये प्रोफार्मा जो है कॉलेज वाले खुद से फिल करते हैं। एंटी की साइट पर आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है और कॉलेज में आप जो भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हो उन दोनों डॉक्यूमेंट्स में इंफॉर्मेशन टैली कर रही है या नहीं कर रही है, उस बात के लिए ये प्रोफार्मा होता है। अगर उन दोनों में कोई इंफॉर्मेशन डिफरेंट पाई जाती है देन यहाँ पर वो कॉलेज वाले फिल करते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रोफार्मा 2 का पार्ट ए, ये सैनिक कोटा वालों के लिए होता है जिनके पेरेंट पास्ट में सैनिक थे और जिन्होंने अपनी सर्विस प्रोवाइड की और सर्विस के बाद या तो वो हैंडीकैप हो गए या तो उनकी डेथ हो गई है, तो ये प्रोफार्मा उनके लिए यूज होता है। उसके बाद प्रोफार्मा 2 का पार्ट बी, ये भी सैनिक कोटा वालों के लिए होता है जिनके पेरेंट सैनिक थे लाइक आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, और या तो वो एमपी में है या एमपी के बाहर किसी अदर स्टेट में है। ये प्रोफार्मा उनके लिए होता है। देखिए इसमें 3 पार्ट बने हुए हैं। पार्ट ए यानी कि वो एमपी में वर्किंग है, पार्ट 2 एमपी के बाहर वर्किंग है, पार्ट 3 एमपी के सिटीजन नहीं है लेकिन एमपी में वर्किंग है। ठीक है, प्रोफार्मा बी का 3rd पार्ट है। ये प्रोफार्मा भी सैनिक कोटा वालों के लिए है जिनके पेरेंट पास्ट में कभी सैनिक थे और उनके पेरेंट्स की सर्विस कंप्लीट होने के बाद या उनकी डेथ होने के बाद एमपी की किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी तहसील में वो एमपी का डोमिसाइल यूज कर रहे हैं, देन ये प्रोफार्मा उनके लिए है। ठीक है, प्रोफार्मा 3 की बात करें, ये फ्रीडम फाइटर्स के लिए है जिनके पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर थे। ये प्रोफार्मा उनको यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोफार्मा 4 जो है ये एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए है। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं। जिन्हें इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में या डीएम कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे। प्रोफार्मा 5 ये भी एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए है। प्रोफार्मा 6 ये भी एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए है। प्रोफार्मा 7, काफी बच्चे पूछ रहे थे कि एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है और एमपी डोमिसाइल का एफिडेविट क्या होता है। तो सर्टिफिकेट तो अलग चीज होती है, एफिडेविट के बारे में बात कर लेते हैं। ये फॉर्मेट दिया हुआ है प्रोफार्मा 7 का। इस फॉर्मेट को आपको कॉपी करवा लेना है 100 रुपीज के स्टाम्प पेपर पर। ठीक है, नोटरी की शॉप पे जानी है आपको और उनको बोलना है कि ये जो डॉक्यूमेंट में ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है इस फॉर्मेट को वो कॉपी कर दें 100 रुपीज के स्टाम्प पेपर में और उसकी नोटरी कर दें। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका एमपी डोमिसाइल का एफिडेविट। इस एफिडेविट के अकॉर्डिंग आप एमपी के सिटीजन हो और आप एमपी के अलावा किसी अदर स्टेट का डोमिसाइल यूज नहीं कर रहे हो, इस बात का एफिडेविट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोफार्मा 8 का पार्ट ए, ये रूरल सर्विस बॉन्ड के लिए होता है। जो आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है देन आपको गवर्नमेंट के अंडर, आपको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपको सर्विस देनी होती है। ये उस बात का प्रोफार्मा है, आपको ये फिल करना होता है। अगर आप विदाउट स्कॉलरशिप गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस कर रहे हो देन आपको 1 ईयर की सर्विस देनी पड़ती है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर।
ठीक है। अगर आप सर्विस नहीं देना चाह रहे हो और आप अगर रिजर्व कैंडिडेट हो देन आपको 5 लाख रुपीज देने होते हैं। अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हो देन आपको 10 लाख रुपीज देने होते हैं। अगर आप कोई भी स्कॉलरशिप लेते हो लाइक मेधावी योजना, जन कल्याण या पोस्ट मैट्रिक, देन यहाँ पर थोड़े से रूल में चेंज है। अगर आप गवर्नमेंट से कर रहे हो देन आपको 2 ईयर की सर्विस देनी होती है। अगर आप प्राइवेट से कर रहे हो देन आपको 5 ईयर की सर्विस देनी होती है। बॉन्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हो विदाउट स्कॉलरशिप, आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो देन आपको 1 ईयर की रूरल सर्विस बॉन्ड आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो देन आपको 10 लाख रुपीज देनी पड़ेगी अगर आप अनरिजर्व्ड हो। अगर आप रिजर्व्ड हो देन आपको 5 लाख रुपीज देनी पड़ेगी। विदाउट स्कॉलरशिप आपने एडमिशन लिया है देन प्राइवेट में आपको 1 ईयर की रूरल सर्विस बॉन्ड कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप अनरिजर्व्ड हो देन आपको 10 लाख रुपीज देने पड़ेंगे। अगर आप रिजर्व्ड हो देन आपको 5 लाख रुपीज देने पड़ेंगे। अगर आपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है विथ स्कॉलरशिप देन आपको आपने गवर्नमेंट की मेडिकल कॉलेज चूज की है देन आपको 2 ईयर की सर्विस बॉन्ड कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करते हो देन आपको 10 लाख रुपीज देने पड़ेंगे इन गवर्नमेंट, ठीक है। अगर आप प्राइवेट से किए हो एमबीबीएस देन आपको 5 ईयर की सर्विस देनी पड़ेगी। अगर आप 5 ईयर की सर्विस नहीं देते हो देन आपको 25 लाख पे करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट एफिडेविट की बात कर लेते हैं। ये नेक्स्ट है प्रोफार्मा 8। ये प्रोफार्मा सीट लिविंग बॉन्ड के लिए होता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस या बीडीएस कर रहे हो, आपका कोर्स अगर कंप्लीट नहीं हुआ है और आपको अगर कॉलेज छोड़ना है देन आपको 30 लाख रुपीज पे करने होंगे। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस या बीडीएस कर रहे हो और आपको अगर बीच में आपको सीट अपनी छोड़नी है देन आपको कंप्लीट कोर्स की फीस जो है वो फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो देन आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वापस नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोफार्मा 9 जो है ये वचन पत्र है। इसमें अब मैंने फॉलोइंग जो यूजफुल पॉइंट्स है मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। आप अपनी निर्धारित शुल्क और मासिक स्टाइपेंड से सहमत हो, मतलब आप फुली सेटिस्फाइड हो आपकी कॉलेज की फीस और कॉलेज में मिलने वाले स्टाइपेंड से, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आप कोई भी अनुशासनहीनता, रैगिंग या स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। अगर आप ऐसा पाए जाते हो, ये सब करते अगर आप पाए जाते हो देन आपका जो प्रवेश है वो निरस्त कर दिया जाएगा। प्रोफार्मा 10 जो है ये जीएस कोटा वालों के लिए है। जीएस कोटा वालों के लिए अब काफी बच्चे पूछ रहे थे जीएस कोटा में क्या केवी के स्टूडेंट्स या जेएनवी के स्टूडेंट एप्लीकेबल होते हैं, देन ऐसा नहीं है। आपको जीएस कोटा के लिए आप तभी एप्लीकेबल हो जब आप स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल के अंडर अपनी पढ़ाई की है। यहाँ पर कंडीशन लिखी है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालय। और आपने अगर क्लास 6 to 12 आपने अगर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है तो आप जीएस कोटा के लिए एप्लीकेबल हो। अगर आपने राइट टू एजुकेशन एक्ट के थ्रू अपने 1st to 8th क्लास आपने प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई करी है और 9 to 12 आपने अगर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है देन आप जीएस कोटा के लिए एप्लीकेबल हो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो दिस वाज द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।